मेरे लिए एक बड़ा सबक है। लिटिल थेस्पियन की तरफ से रंगरस रसाला के सभी रीडर्स का और नाजरीन का इस्तकबाल है। आदाब अर्ज़ है। नमस्कार, आदाब। जी, हम सबसे पहले आपसे माफ़ी चाहते हैं कि हमें थोड़ी लेट हुई। तकनीकी समस्याएँ, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके सामने आदमी अपाहिज हो जाता है क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हमारे हाथ की नहीं होती हैं। लेकिन बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत या फिर जब जागो तब सवेरा टेक्निकल सपोर्ट हमारा ठीक हो गया है, तो हम आज की मुलाकात विनय वर्मा साहब के साथ शुरू करते हैं। हम एक बार अपने नाज़रीन से जो नए हमारे साथ जुड़े उन्हें बता देना चाहते हैं कि रंगरस थिएटर मैगज़ीन है उर्दू ज़बान की। और हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि इस विश्व की इकलौती थिएटर मैगजीन है जो उर्दू जबान में निकलती है। यूं तो बहुत सारे मैगजीन्स आपको मिलेंगे और दुनिया की हर जबान में थिएटर मैगजीन है, लेकिन उर्दू जबान में थिएटर पे सिर्फ थिएटर पे कोई मैगजीन नहीं थी जिसे लिटिल थेस्पियन ने एस एम अजहर आलम साहब के एडिटरशिप में इसे निकालना शुरू किया। इसकी शुरुआत हमने हमने रंगरस, चूंकि दुनिया कोरोना की वजह से घर में सिमट गई है, लेकिन काम नहीं रुका है, काम चलते रहना चाहिए और इसलिए हमने रंग सफर की शुरुआत की। पहली कड़ी में आप सबने सईद इकबाल साहब को सुना था। आज इस रंग सफर की दूसरी कड़ी में हम आपके लिए विनय वर्मा भाई को हमने आमंत्रित किया है। उन्हें न्योता दिया था कि वो रंगरस मैगजीन के इस ग्रुप में आकर आपके साथ राब्ता करें। हमें बहुत खुशी होगी। विनय वर्मा भाई, आपका इस्तकबाल है। नमस्कार, सभी का जी, नमस्कार, आदाब। आदाब आदाब। मुझे यकीन है कि हमारे नाज़रीन को, हमारी ऑडियंस को, हमारे फेसबुक फॉलोवर्स को, हमारे मित्रों को आपके साथ होने वाली बातचीत, ये गुफ्तगू उन्हें एक खास मजा देगी और बहुत सी नई जानकारियां देंगी जिनसे वो बहुत समृद्ध होंगे। मैं आपको बताऊं कि विनय वर्मा साहब हैदराबाद से इनका ताल्लुक है और सूत्रधार थिएटर ग्रुप के ये फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं। इन्होंने एमए 2 विषयों में किया है। सोशियोलॉजी में यूनिवर्सिटी हैदराबाद यूनिवर्सिटी से और हिंदी में भी एमए किया है ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से। आप थिएटर के एक खास शख्सियत है। हैदराबाद में आपका बहुत नाम है। आपको हैदराबाद के ही लोग नहीं बल्कि समूचे हिंदुस्तान के थिएटर जगत के लोग आपको बहुत मानते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपका एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है। मैं सबसे पहले आपसे विनय भाई जानना चाहूंगी कि आपका बैकग्राउंड, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? आप चूंकि थिएटर में आए हैं, तो सबसे पहला सवाल मेरे ज़हन में यही कौन था कि मैं ये जानना चाहूँ कि आपका बैकग्राउंड, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? क्या उससे आपको थिएटर में आने में क्या एक बना बनाया रास्ता आपको मिला या ये रास्ता आपने खुद बनाया? अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा सवाल आपका, मुझे बहुत पसंद आया। जी, एक बात मैं सारी दास्तान सुनाने से पहले ये कह दूं कि अगर किसी को घर से इजाज़त मिल जाती है या रास्ता आसानी से खुल जाता है, तो वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता। बहुत जब बढ़िया बात आपके है। जब आपके रास्ते में रोड़े खड़े होंगे, जब आपके रास्ते में बाधाएँ होंगी, जब मुश्किलों का सामना आप करेंगे, तब आप अपनी मंज़िल तक पहुँचने में कामयाब होने की तरफ कम से कम अग्रसर होंगे, आप बढ़ेंगे कम से कम। तो ताल्लुक ऐसा है कि वालिदैन मेरे दोनों पेरेंट्स जो हैं, माता और पिताजी टीचर्स रहे हैं और अदब से मेरे वालिद मोहतरम का बहुत लगाव है। हालाँकि उन्होंने ज़ूलॉजी में पीएचडी की है, डॉक्टरेट उन्होंने किया है, लेकिन तारीख़ और अदब, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी में बहुत ज़्यादा उनकी दिलचस्पी है। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कुछ किताबें लिखी, लेकिन चूँकि मिडल क्लास फैमिली है और मिडल क्लास के लोग और लोअर मिडल क्लास के लोग ही ज़्यादातर थिएटर में आते हैं,
तो जी, ये कहना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जैसे हमारे हिंदुस्तान में जो एक माइंडसेट होता है कि भई कुछ पढ़ लो, लिख लो, नौकरी कर लो, फिर अपना शौक पूरा करना और जी, नौकरी है तो फिर अ, वो एक तरह से वो रिबेल जो आपके अंदर जो इनकलाबी फितरत होती है, वो धीरे-धीरे बढ़ने लगती है कि आपको ये नहीं करने दिया जा रहा है। हालाँकि मैंने बहुत लेट स्टेज में ही आकर थिएटर को अपनाया है और बाय चांस ये हुआ था। तो अब शुरू में तो लोगों ने यही सोचा कि भई चलो शौक है, कर लेगा, लेकिन जैसे कहते हैं कि शेर को खून का चस्का लगने के बाद फिर वो शिकार करना नहीं छोड़ता। आदमखोर आदमखोर जब बन जाता है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं होता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ और फिर वो जो शौक था वो धीरे-धीरे जुनून में तब्दील हुआ और फिर एक तरह से आप मजनू बन गए थिएटर के और इतने मुब्तला हो गए कि आप नौकरी करते हुए, पढ़ाई-लिखाई करते हुए, फैमिली को सँभालते हुए आपने इस नाचीज़ ने थिएटर की जर्नी में अपने आप को आगे बढ़ाया और कई मुश्किलों का सामना किया और हैदराबाद चूँकि एक थिएटर के लिए जानी-मानी जगह नहीं है, जिस तरह से कलकत्ता है या दिल्ली है या बैंगलोर है या चेन्नई है या मुंबई है या पुणे है, उस तरह से हैदराबाद के थिएटर का नाम नहीं है। तो ज़ाहिर है कि और मुश्किलें पेश आईं। लेकिन यही है कि जुस्तजू जब बनी रहती है तो फिर आप गिव अप नहीं करते हैं और यही मेरे साथ हुआ। काफ़ी ख़लिश भी रही फैमिली में इस बात को लेकर वालिदैन के साथ शुरू में लेकिन बाद में उन्होंने समझा कि बस अब ये इससे दूर हटने वाला नहीं है। तो उन्होंने फिर मुझे अपना आशीर्वाद दिया और इस फ़ील्ड में आगे बढ़ने के लिए मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया। हमारी युवा पीढ़ी के लिए ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि थिएटर की शुरुआत ज़ाहिर-सी बात है, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि हम डांस में और संगीत में अपने बच्चों को जाने की इजाज़त बहुत आसानी से देते हैं, लेकिन थिएटर के लिए ये परमिशन बहुत मुश्किल से मिलती है, इजाज़त बिल पता नहीं हमारे वालिदैन को किस बात की एक फ़िक्र रहती है। अच्छा विनय साहब, आप सबसे पहले आपकी शुरुआत कौन-सी साल, कौन-से ईयर से किस वर्ष आपने थिएटर में पहला कदम रखा? हाँ, 1980 में पहली बार सितंबर 14th अरे वाह! सेप्टेम्बर 15 हिंदी दिवस 20 जो मनाया सितंबर जाता है। इस दिन का स्थापना दिवस होता है और आप भी जी। सितंबर में आपने कदम रखे। और क्योंकि 14 सितंबर हिंदी दिवस था, हिंदी तो दिवस। जी, मैं उन दिनों यूनिवर्सिटी में था, तो किसी ने मुझे देखा और पूछा कि एक्टिंग वैक्टिंग करने का शौक है? तो मैंने कहा मैंने कभी की नहीं, अगर आप करवाना चाहते हैं तो करवा लीजिए। तो फिर उन्होंने मुझे एक अरे स्क्रिप्ट वाह! दी, जिसका नाम था कॉफ़ी हाउस में इंतज़ार डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। अच्छा। हाँ, तो मैंने पढ़ा तो उनको रीडिंग पसंद आई और पसंद आई तो फिर रिहर्सल हमारी शुरू हुई। और लेकिन जब चूँकि पहला नाटक था, मुझे कुछ मालूम नहीं, वैसे आज भी कुछ मालूम नहीं कि थिएटर में क्या कुछ करना चाहिए, बस जुनून है, किए जाते हैं। तो बहरहाल वो पहला मरहला मेरा जो था, जो पहली बार जब मैंने कदम रखा था रिहर्सल में, अब 2-4 दिन उन्होंने समझाया, लेकिन मैं अपने तौर पे ही किए जा रहा था। अब चूँकि समझ नहीं थी, तो फिर उन्होंने किसी और को बुला के वो रोल करवाया। अच्छा। रिहर्सल में फिर से करवाया। फिर जिन्होंने रोल वो रिहर्सल की, उन्होंने कहा कि फिर इस लड़के से करवाइए आप। और फिर जब उन्होंने मुझे करते हुए देखा तो उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि वो ठीक ही तो कर रहे हैं, आप क्यों उनको आप निकालना चाहते हैं? नहीं, आप उन्हीं के साथ कंटिन्यू कीजिए। तो फिर हुँ, ये इस तरह से वो एक सर्कल बना और फिर मुझे वो नाटक करने का मौका मिला और जब मैंने वो नाटक किया तो मुझे लगा कि ये जगह मेरी अपनी है। ये जो मैंने किया है इससे मेरा कुछ राब्ता है, इससे मेरा कुछ क्या कनेक्शन है, कोई केमिस्ट्री मेरी इसके साथ है। ये मेरे लिए फिज़िक्स नहीं है, ये जो जगह है, ये जो स्थान क्या है, बात! ये रंगमंच जो है, ये मेरे लिए फिज़िक्स नहीं है, ये केमिस्ट्री है। और बस फिर उस दिन के बाद से फिर मैंने यूनिवर्सिटी में खुद से कुछ नाटक करने शुरू किए और खुद यूनिवर्सिटी से मतलब आप कौन से वर्ष के छात्र रहे होंगे? ये मैं पहली बार मैंने दाखिला लिया था अच्छा, अच्छा, अच्छा। मास्टर्स में मास्टर्स मास्टर्स में। में जी
तो फिर अब ये था कि भाई तुमको तो या तो आईएएस बनना है या तो फिर डॉक्टर बनना है या कुछ बनना है। तो हालांकि मैंने साइंसेस, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट तो बायोलॉजी हुआ करता था। आज भी अच्छा। मेरी मेडिसिन में और फिजियोलॉजी में, ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, फार्माकोलॉजी में। लेकिन चूंकि मुझे डॉक्टरेट में एडमिशन नहीं मिला एंट्रेंस में, तो मैंने सोचा कि मुझे साइंस को पूरी तरह त्याग देना चाहिए और कदम रखना चाहिए किसी और फील्ड में जहां से मुझे कुछ समाज के बारे में सोचने का मौका मिले, ना कि सिर्फ मैं एक किताबी कीड़ा बनकर रहूं। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे ऊपर वाले ने दे दिया कि जब मैंने समाज शास्त्र या समाजियात या सोशियोलॉजी जब करना शुरू किया और थिएटर का भी कॉम्बिनेशन इसके साथ आया, तो फिर एक आपके अंदर जो आदमी से इंसान बनने की जो प्रक्रिया होती है, वो मुझ में पैदा होनी शुरू हुई। क्या बात है! बहुत खूबसूरत बात कही आपने। आदमी से तो इंसान बनने की प्रक्रिया थिएटर जी, देता है। ये बात बिल्कुल। हमारी आज की पीढ़ी को सीखने की ज़रूरत है। विनय भाई ने बहुत शानदार बात कही है। जी, जी। तो फिर उसके बाद फिर अ अ, एक जनाब उस दिन बैठे थे शो में, जिस दिन मैं पहले जा रहा था शो के पहले दोपहर में, और वो साहब आगे चलकर मेरे उस्ताद मोहतरम बने, प्रोफेसर भास्कर शिवालकर के नाम से जो अच्छा, जाने अच्छा। जाते हैं जी, जी, हिंदुस्तान जी, की जी, जी। दुनिया में। फिर मैं आप उनकी क़यादत जी, में जी। आया। जी। फिर आपने क्या इसकी कोई ट्रेनिंग भी ली थिएटर में? अ, बिल्कुल नहीं, यानी आप बिल्कुल स्वयं नहीं। सिद्धा हैं, सेल्फ मेड हैं। सेल्फ मेड में नहीं कहूंगा, क्योंकि ये लफ्ज आजकल बहुत आसानी से लोग बड़ी इस्तेमाल कर लेते हैं सेल्फ मेड, क्योंकि आप अपने आप से कुछ नहीं बनते। आप जब कुछ बनते हैं तो अपने सर्कमस्टेंसेस, अपने अतराफ की दुनिया, अपने अतराफ के जो हालात हैं, और जो कॉस्मोस से, जो कायनात से जो आपको एनर्जी मिलती है, जो आपके सकारात्मक विचार जो वहां तक पहुंचते हैं और जिसका रिबाउंड आपके पास आता है, और जो अतराफ के लोगों की दुआएं आपके साथ शामिल होती हैं, तभी आप कुछ कर पाते हैं। तो मेरे लिए ये जिंदगी का जो स्टेज था, यही मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्लासरूम रहा। और चूंकि बचपन से बड़ा शौक था इमिटेशन का, लोगों को ऑब्जर्व करने का, तो ये मेरे लिए एक्टिंग में बहुत काम आया। तो मेरे लिए एक स्टेज, एक हद तक कभी कभी दुख भी होता था कि मैंने कभी कोई क्लासरूम अटेंड नहीं की, कभी कोई वर्कशॉप मैंने अटेंड नहीं किया, कुछ सीखने का मौका ऐसा नहीं मिला। लेकिन जमीन से जुड़कर सीखने का, जो व्यावहारिक तौर पर सीखने का जो मौका जी, मुझे मिला है, मैं समझता हूँ ये बिल्डों को ही मिलता है। हालांकि लोग डॉक्टरेट थिएटर में कर लेते हैं, लेकिन थिएटर प्रैक्टिकल सही तौर पर कहा, प्रैक्टिकल नहीं कर एकदम पाते सही हैं। कहा। आपसे तो मुझे इत्तेफ़ाक रखती हूँ मैं। जी, जी, मैंने जी, देखा आपकी यात्रा जो है, आपका सफ़र जो है, रंग सफ़र बहुत जी। बड़ा है। इतना इतने लंबे अरसे में आपने बहुत से नाटक खेले हैं। जी, आपने हिदायतकारी की, आपकी हिदायत में 30 ड्रामे खेले गए। आपने जी, 50 नाटकों में, लगभग 50, उससे ज़्यादा भी संख्या हो सकती है, उसमें आपने अदाकारी की है। जी, हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी आपके ड्रामों के शोज़ हुए। जी, और सिर्फ हिंदी ही नहीं, आप किसी भाषा, किसी ज़बान में नहीं बन रहे हैं। हिंदी, जी, उर्दू दोनों ज़बान में आप थिएटर कर रहे हैं। आप जी, मुझे ये बताएँ कि इस लंबे अरसे में आपके हमसफ़र, आपके सहयोगी जी, कौन रहे, जिनका आप ख़ास तौर पे ज़िक्र करना चाहेंगे? जी। ऐसा है कि थिएटर जो है अक्सर अक्सर क्या, मान लीजिए कि एक्टर का ही मीडियम होता है। जी, एक्टर का ही मीडियम होता है और लोग वहाँ एक्टिंग को ही देखने जाते हैं, बाकी जी, चीज़ें दीगर हो जाती हैं। लेकिन सही कहा। मेरी जर्नी में ऐसे 2-3 लोग रहे हैं जिन्होंने मुझे सँवारा, जिनका हाथ पकड़कर मैं आगे बढ़ा। उनमें सबसे पहले आते हैं मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे गुरु भास्कर शिवालकर साहब, जिनके साथ रहकर मैंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ सीखा। हालाँकि अ, व्यक्तित्व और व्यक्तिगत रूप में हम देखें तो 36 का आंकड़ा हमारा बनता है। अच्छा। मतलब हमारी सोच और हमारे काम करने का तौर तरीका बहुत अलग है। लेकिन फिर भी उनके साथ मैंने बहुत सीखा है।
और उन्हीं की बदौलत, और एक और साहब हैं जो रंगधारा थिएटर ग्रुप, जो हैदराबाद की सबसे पुरानी थिएटर ग्रुप मानी जाती है, उसके वन ऑफ द फाउंडर्स हैं अनंत कुलकर्णी साहब। अच्छा। और ये जी ये बैकरूम बॉय हैं। इनके बारे में मैं ये कहूंगा, और ये कहना इसीलिए थोड़ा जरूरी बन जाता है, और थोड़ा सा शायद ज्यादा वक्त लूंगा मैं इसको वाजे करने में, क्योंकि जो नए लोग, जो नई पीढ़ी थिएटर करने के लिए आगे आना चाहती है, उनको पता होना चाहिए कि किस तरह की दिक्कतें इनके सामने आती हैं। जी, तो जी। जिनका नाम मैंने अभी लिया है, अनंत कुलकर्णी, ये एक बहुत ही ऑर्डिनरी पोजीशन में कहीं मुलाजिम थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, एक बहुत ही साधारण से पोस्ट पर ये अपॉइंटेड थे। लेकिन थिएटर से इनका जुनून इतना था कि हर 2 महीने में ये अपने ऑफिस से प्रोविडेंट फंड की रकम निकालते थे बिना अपनी फैमिली को बताए। हालांकि इनके फैमिली की माशियात कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही, लेकिन फिर भी इन्होंने थिएटर के लिए, थिएटर की एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए, इन्होंने प्रोविडेंट फंड से पैसे निकाला करते थे हर 2-4 महीने में, और नाटक करने में लगाते थे। तो ये देखकर आपको लगता है कि जो जो कमिटमेंट होता है, ये बहुत कम लोगों में होता है, इस तरह का कमिटमेंट। हाँ, जी, थिएटर में मैं कर रहा हूँ, मैं एक्टर बन के मैं खड़ा हूं, तो लोग मुझे देखेंगे, मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन जो मेरे पीछे मेरी बैकबोन बनकर जो खड़ा है, उनको हम भूल जाते हैं। तो बहुत मैं सही अपने बात। जी, तो अपने एक्टर से ज्यादा जो बैक स्टेज की टीम होती है, जो बैकबोन होता है हमारा, जिसको हम बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं थिएटर परफॉर्मेंस की, उनको मैं सबसे ज्यादा याद करता हूँ, क्योंकि उन्हीं का काम होता है, और उन्हीं की बदौलत आप बिना किसी टेंशन के या बिना किसी बोझ के आप स्टेज पर जाते हैं और अपना काम आराम से करते हैं। तो ये दो बिल्कुल। शख्स जो है मेरी जिंदगी में, भास्कर भाई मैं जिनको कहता हूँ, और अनंत राव मैं अनंत कुलकर्णी को कहता हूँ। हालांकि दोनों महाराष्ट्रियन हैं, लेकिन मराठी रंगमंच से ज्यादा इन्होंने हिंदी उर्दू में नाटक किए हैं। उन्होंने अंग्रेजी में भी किए हैं, उन्होंने तेलुगु में भी किए हैं, उन्होंने मराठी में भी किए हैं। लेकिन हिंदी और उर्दू थिएटर के लिए इनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा इन थिएटर दोनों में। महानुभावों को लिटिल थिस्पिन की ओर से हमारा प्रणाम, कि आपकी हाँ, वजह से विनय भाई हिंदी रंगमंच को मिले। आपका बहुत जी, बहुत आभार। जी, बहुत विनय बहुत भाई, ये जी, बताइए कि आपके नाटकों की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है। आपकी हिदायतकारी की बात कर रही हूँ, सबसे पहले जी, हिदायतकारी। जी, जी, आपके उन नाटकों में आपका जी, मनपसंद नाटक कौन-सा रहा? आप अपने नाटकों के नाम बताते हुए ये बताएँ कि उनमें से आपका सबसे पसंदीदा, जिसे खेलने में, जिसका डायरेक्शन देने में, जिस पर काम करने में, एक्टर्स के जी, साथ, सेट के साथ, लाइट के साथ काम करने में आपको बहुत ज़्यादा रोमांच, एडवेंचर जैसा फ़ील हुआ हो, बहुत मज़ा आया? जी, जी, जी। ये तो ऐसी बात हो गई कि आप किसी वालिदैन से पूछेंगे कि भाई आपके 10 बच्चों में से जी, आपको सबसे प्यारा कौन सा है। मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ। जी, लेकिन उसके बावजूद आपके हमारे सवाल का जवाब आपके सवाल का जवाब तो देना ही है। आपके सवाल का जवाब तो देना ही है। जी, तो जी, ऐसा है कि एक नाटक जो मैंने किया था, जिसका नाम है बिरजीज कदर का कुंबा, जी। लॉर्का ये का जो किसका नाटक तर्जुमा रहा था आपने जो किया? जी मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। किनका तर्जुमा था ये? ये हाँ, डॉक्टर रघुवीर सहाय ने। जी, जी। जी, जी, शानदार तर्जुमा है। बहुत लाजवाब, हुँ, यानी आप ज़बान अगर देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या कोई हिंदी वाला ऐसी ज़बान लिख सकता है। सही, मैंने पढ़ा है। जी, जी, जी। तो और बताएँ आप? तो वो नाटक करने की इच्छा मेरी, वैसे ऐसे कई और नाटक मैं गिना सकता हूँ जिनकी करने की इच्छा मेरी 15, 20, 25 साल से रही है। अच्छा, जी, तो मेरा ख़्याल है 2000 या 4 से मेरी बड़ी ख़्वाहिश थी कि मैं बिरजीज़ कदर का कुंबा करूँ। लेकिन जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ने लगा, तो मैं खुद गश खा गया कि ये ज़बान, ये लहज़ा, और इतने सारे कलाकार, और ये मसौदा, ये मवाद, ये माल, ये सारा मैं अगर बाहर मैं लाऊँ तो कहाँ से मैं कर पाऊँगा?
तो फिर मैं ये सोचता हूँ, ये मेरी अपनी सोच है कि जब तक मैं एक तरह से मैं परिपक्व नहीं हो जाता हूँ यहाँ पर किसी स्क्रिप्ट को पढ़ने, समझने और करने में, तब तक मैं उस स्क्रिप्ट को मैं करने के लायक नहीं मानता हूँ अपने आप को। ये नहीं कि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मैंने इसको करना शुरू कर दिया। हालांकि मरणोपरांत के साथ भी यही हुआ। मरणोपरांत 30 साल पहले मैं करना चाहता था, लेकिन आज अच्छा, जाकर उसकी समझ, जी, आज जाकर उसकी समझ आई, तो अब मैंने वो नाटक किया कुछ साल पहले। क्या बात है। वैसे ये वाला नाटक भी मेरा मनपसंद नाटक है। मोहन राकेश ने बहुत खूबसूरत लिखा है। 2 सुरेंद्र किरदार है और उन दोनों के बीच का जो वर्मा, कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत समझिए, खूबसूरत। सुरेंद्र वर्मा का। ब्रिजेश कदर सॉरी सुरेंद्र वर्मा साहब, ये ब्रिजेश कदर का कुनबा, ये तो मेरा भी मनपसंद नाटक है। किसी दिन अम्मा का रोल मुझसे करवाने का मन हो तो वाह प्लीज वाह, मुझसे जरूर करवाइएगा, जरूर मुझे जरूर, करना है। बिल्कुल। जी चलिए, जी जी इस बात को आगे बढ़ाएंगे आप, आगे बढ़ाएंगी आप जब लॉकडाउन खुल जाएगा। जी और जी जी और मैं आऊंगा जी। कलकत्ता और आपको डायरेक्ट करूंगा बिरजिस के तौर पर। आपका आपका स्वागत करेंगे हम। जी आपने स्याह-हशी भी किया जी, सियाश ही गया। और ये कलकत्ता में जब हमने अपने फेस्टिवल में मंटो में जब किया था, आपको जब बुलाया था, लोगों ने आप सिर्फ 3 लोगों ने आपने मिलकर किया था। इस स्टेज पे सिर्फ 3 लोग नज़र आ रहे थे और स्याह-हाशिए को जिस तरह से आपने स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में आपने जिस तरह से अ, उकेरा, मैं इसको उकेरना कहूँगी, लकीरों को उकेरना कहूँगी मैं, वो बहुत जी खूबसूरत था। और मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूँगी कि स्याह-हाशिए ना रोंगटे खड़ा कर देने वाला, वाकई, छोटे-छोटे छोटे-छोटे से बहुत पीसेस, वो बिल्कुल, बड़ा बहुत नाटक छोटे। नहीं है, छोटे-छोटे से पीसेस है। और उसको लेके विनय भाई ने जो जिस तरह से डिज़ाइन किया है, जिस तरह से क्राफ्ट तैयार किया, विनय भाई थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँ? हाँ, तो इसमें हालांकि एक्टर इसमें 3 रहे हैं, जी, लेकिन हिदायतकारी इसकी 2 लोगों ने की। जी, जो साथी कलाकार मेरी रही हैं इस परफॉर्मेंस में, दीप्ति गिरोत्रा। जी, अ, दीप्ति। जी, दीप्ति, उन्होंने इसका बीड़ा पहले उठाया था। मैंने फिर जी, उनकी मदद करने के लिए या उस सोच को, उस समझ को आगे बढ़ाने के लिए मैं खुद डायरेक्शन में इन्वॉल्व हुआ। तो अब ये कहानियाँ, उमा जी, इतनी छोटी हैं और बहुत हाँ, और वो जैसे गागर में सागर, जैसे कहते हैं ना कि सतसैया के दोहे ज्यों नावक के तीर, देखन सच में सही है, छोटे लागे, एकदम, आप करे गंभीर। गाँव का तो, जी, तो ये जो पढ़ने के बाद तो मतलब आप एक तरफ तो भुना जाते हैं कि ये क्या क्या इस आदमी ने लिख दिया, और किस हुँ, माहौल में रहकर, किस माहौल को देखकर उसमें मतलब लिखने की सलाहियत भी रही। क्या खून खून से लिखा उसने। अब जब सही, आपने पढ़ अब जब आपने पढ़ लिया उसको, जज्ब क्या करेंगे आप, और जब पेश करेंगे तो लोगों तक वो कहानी कैसे पहुंचाएंगे, जी, लोगों तक कहानी कैसे पहुंचाएंगे। तो इसलिए हमने जो उसकी मॉर्बिडिटी थी, जो उसका अंधेरापन जिसको हम कहते हैं, उस अंधेरेपन को हमने बरकरार इसलिए भी रखा कि लोगों को एक तो विजुअल जब आप देखेंगे तो समझ में आ जाए कि ये कोई ऐसी चीज हो रही है जिसमें आपको एंटरटेनमेंट की गुंजाइश कहीं नजर नहीं आती। लेकिन एक बात और मंटो की इन कहानियों में है कि जब वो कहानी लिखते हैं तो आपको तकलीफ के साथ साथ बेसाख्ता कभी कभी हंसी भी आ जाती है जी, उन हालात को देख करके। ऐसे हालात में आदमी की हंसी भी निकलती है। सही, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने रहा। तो इसीलिए हमने उसको न सिर्फ एक नैरेटिव रखा, बल्कि एक कॉम्बिनेशन हमने रखा नरेशन का और परफॉर्मेंस का। और एक हुँ, छोटी सी कहानी को 3 एक्टर्स ने एज एक्टर्स, कैरेक्टर्स बनकर हमने उसको परफॉर्म किया, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। लेकिन जी, थोड़ा सा पीछे हम जाते हैं आपके पिछले सवाल, बिरजीस वाले सवाल के हुँ, लिए। वो चैलेंज में इसीलिए भी मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ क्योंकि हैदराबाद जैसे शहर में एक तो आपको एक्टर्स मिलना बहुत ज्यादा, जैसे 20 खवातीन के साथ मैंने इस नाटक में काम किया था, और इन 20 खवातीन के साथ 4 महीने की लगातार रिहर्सल करना, और उनमें से कई तो ऐसे थे जो जबान से वाकिफ नहीं थे, जिनकी जबान साफ नहीं थी। तो पहला स्टेज यही होता है कि जब बिरजीज जैसा सब्जेक्ट आप कर रहे हो, या मंटो कर रहे हो, या इस्मत,
या राही या कोई ऐसा एक अदबी पीस आप जब प्रेजेंट कर रहे हो तो तलफ़्फ़ुज़ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारा ध्यान देना। तो तलफ़्फ़ुज़ पर काम करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी और शुक्रिया अदा मेरे सारे एक्टर्स का जिन्होंने 4 महीने तक बिना माथे पर शिकन लाए, वो मेरी डाँट सुनते रहे, मेरी गालियाँ खाते रहे, लेकिन जब स्टेज पर ये गए तो इन लड़कियों ने बाकमाल अदाकारी की और एक-एक किरदार आप जब देखेंगी तो आप देखिएगा कि ये लगता है कि ये किरदार है, ये एक्टिंग नहीं कर रही है। बहुत, बहुत आपके सभी कलाकारों को हमारी तरफ से एक बार बधाई। ये सूत्रधार की स्थापना आपने कब की थी विनय भाई? सूत्रधार की स्थापना के पीछे ख़्याल ये था कि अ, अब चूँकि एक्टर थिएटर में आता है तो सिर्फ़ थिएटर के लिए नहीं आता है। उसको सही। थोड़ा-सा आगे बढ़ना पड़ता है, सिनेमा की तरफ वो राग़िब होता है थोड़ा-सा। तो ये सोचकर सूत्रधार बनाई थी कि एक प्लेटफ़ॉर्म एक्टर्स को मिले थिएटर के ज़रिए। हालाँकि जो थिएटर रहेगा वो मूल आत्मा रहेगी सूत्रधार की, लेकिन जो फ़िल्मों में जाना चाहते हैं, वो थिएटर से जुड़ें, थिएटर में कमिटमेंट के साथ काम करें और जब-जब आपको मौका मिलेगा, वो काम आपको सूत्रधार एक एज़ ए कास्टिंग डायरेक्टर या एज़ ए कास्टिंग हाउस हम आपको काम दिलाने की कोशिश करेंगे। बशर्ते आप उसमें फिट होते हों। हुँ, उसी दिशा में हमने एक्टर्स की वर्कशॉप भी करनी शुरू की, जी। वॉइस की ट्रेनिंग भी करनी शुरू की। तो प्रोडक्शन हाउस भी हमने छोटा-सा एक बनाया जहाँ एड फ़िल्में, कॉर्पोरेट फ़िल्में भी हम बनाते हैं। लेकिन अच्छा। जो बेस होता है हमारा वो थिएटर ही होता है। तो थिएटर को डाइवर्सिफ़ाई करने के लिए हमने सूत्रधार की स्थापना की थी। सूत्रधार के उसमें काम करते वक़्त में इतने साल से आप काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे परेशानियाँ तो बहुत आई होंगी, चाहे वो अ, फाइनेंशियल हो, क्योंकि एक वही तो नाटक करने के लिए तो बगैर जब तक आपकी जेब में पैसे नहीं हों, आप एक नाटक मंच पे जा ही नहीं सकते। तो आपको इन परेशानियों से 2-4 मतलब कि आपका आमना-सामना ज़रूर हुआ होगा। तो उससे सारी कैसे आपको हैदराबाद में किस तरह की सपोर्ट आपके पास? जी। अ, किसी तरह की सपोर्ट नहीं सिवाय ऑडियंस के टिकट खरीदने की सपोर्ट के अलावा। क्या बात है! ये वहाँ ऑडियंस टिकट खरीदती हैं। बिल्कुल खरीदती है। कोई बहुत बिना बढ़िया, टिकट के पास नहीं हो सकता। क्या किसी को बात है! पास नहीं किसी को पास नहीं दिया जाएगा। चाहे तब तो 2 आएँ हैदराबाद के दर्शकों के लिए ताली बनती है। बिल्कुल, हैदराबाद के दर्शकों के लिए ताली, बिल्कुल ज़रूरी है। जी, अच्छा, जी। एक बात ये आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि मैंने अपने थिएटर की ज़िंदगी में पहली बार 2 साल पहले गवर्नमेंट की एड ली, पहली बार। अज़हर से भी मुलाकात उसी दौरान मेरी हुई थी और जी, उन्होंने भी अ, हैरत से बड़े पूछा था कि ये आप मुझे तो लगा था कि आपको फंड्स बराबर मिलते हैं क्योंकि आप लगातार इतना काम किए जा रहे हैं, पैसे कहाँ से आते हैं आपके पास? हुँ, और यकीन मानिए कि स्पॉन्सरशिप मेरी लिस्ट में आखिर होती है। मैं किसी हुँ, तरह की स्पॉन्सरशिप में नहीं जाता हूँ। ना मुझ में वो औकात है, ना क़ुव्वत है, ना मेरे पास उस तरह का जज़्बा है कि मैं लोगों के पीछे जाऊँ पैसे के लिए। तो अपनी जेब से बिना किसी से पैसे लिए, ना ही एक्टर्स जो साथ काम करते हैं और ना ही किसी के आगे हाथ फैलाए, मैं अपनी जेब से पैसा डालता हूँ, थिएटर की रिहर्सल करता हूँ जिसकी मियाद कम से कम 3 से 4 महीने होती है अक्सर नाटकों की। फिर ऑडिटोरियम की बुकिंग और कॉस्ट्यूम और लाइट और ये सब का खर्चा तो खैर जो भी होता होगा वो तो आपसे अच्छा कौन जी, जानती हैं। जी, जी, तो और जब टिकट बिकते हैं, फिर जी। वो हिसाब-किताब होता है। अक्सर तो लॉस होता ही है। जी, 20-25-30 हज़ार का नुकसान तो हो ही जाता है। बतौर अभिनेता, अदाकार जी, आप बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, फेमस हैं। जी, नट सम्राट में आपने काम किया, जी, रक्तबीज किया, जी, आपने स्याही तो ख़ैर हमने देखा ही था। फिर आपने किया मैं राही मासूम तो आपका ये शायद हिट है।
मेरे ख्याल से ये बहुत बहुत ज्यादा इसके शोज आपने किए, और आपने कलकत्ता में भी अभी आपने पिछले दिन आकर आपने किया था। बदकिस्मती जी, से हम कलकत्ता में नहीं थे, नहीं आ पाए। जी। आपकी अदाकारी में आपके अनुसार या आपके दर्शकों के अनुसार वो कौन सी अलग चीज है कि लोग आपको देखना चाहते हैं? और ये तो दर्शकों से पूछना पड़ेगा, लेकिन कोई खास आपके अनुसार आप किस मेरे तरह से अनुसार मेरे काम करते हैं? जी, मेरे अनुसार ये होता है कलाकार के साथ कि जब वो उस ब्लैक बॉक्स में होता है, तो उसको अतराफ की सारी दुनिया भुला देनी पड़ती है। उसको उस कैरेक्टर में मुब्तला होना पड़ता है जो वो निभा रहा है, और जी, उसके साथ के जितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको वो अपनाए और उसको वो प्रोजेक्ट करे। ये नहीं सोचे कि मैं कौन हूँ, मैं विनय वर्मा हूँ, मैंने तो अभी तक 50 नाटकों में मैंने काम कर लिया है, और इस नाटक के 10 शो मैंने कर लिए हैं, उस नाटक के 15 शो मैंने कर लिए हैं, लिहाजा मुझे अब इस रोल में मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे लिए होता यह है कि जब भी मैं एक नए नाटक की शुरुआत करता हूं, बल्कि या यूं कहिए कि उसी नाटक की फिर से अगर शुरुआत करता हूं, रिहर्सल करता हूं, तो मैं बिल्कुल जमीन से शुरू करके फिर ऊपर आता हूं। ये नहीं कि मैंने पिछली बार यहाँ छोड़ा था इसको और यहाँ से फिर मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं। मैं फिर नीचे जाता हूँ, फिर नीचे जाता हूँ, फिर अपने आप को कुरेदता हूँ, अपने पैर जमीन में गाड़ता हूँ, फिर से स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, फिर से उसको एक नए डायमेंशन में, एक नए आयाम ढूंढता हूँ उसके, और फिर आगे बढ़ता हूँ। तो हर परफॉर्मेंस में मुझे एक नई चीज ढूंढने का मौका मिलता है कि पॉज मैं कहाँ लूंगा, या फिर एक एम्फेसिस मैं यहाँ दूं तो कैसा रहेगा, या ऑडियंस को एक आधा सेंटेंस बोल करके मैं हुक बांध दूं कि भाई अब आप क्या सोचेंगे कि मैं क्या कहने वाला हूं। तो इस तरह से मैंने एक क्या कहते हैं वो गुर मैंने सीख कि लिया हर है करते। में और हर रिहर्सल में आप ये करते हैं। मेरे ख्याल से अभी हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं और रंगमंच से जुड़े हैं और अपने आप को अभिनेता की श्रेणी में अभिनेता की कैटेगरी में रखते हैं, उनके लिए ये विनय भाई ने अभी जो बताया, ये खास नुस्खा आपके लिए बड़े काम की चीज, आपके लिए बड़े काम की बात विनय भाई ने बताई है कि आप एक शो हो जाने के बाद, अपना एक परफॉर्मेंस हो जाने के बाद, आपको उसके आगे से शुरू नहीं करनी, बल्कि वापस पहले से शुरू करके और उसके आगे जाना होगा। तभी आप हर बार आप कुछ नया दे पाएंगे, नया समझ पाएंगे। करेक्ट। विनय भाई ने तो हमारी युवा पीढ़ी के लिए, बल्कि युवा पीढ़ी को, सभी अभिनेताओं के लिए एक बहुत जी। अच्छा सजेशन दिया है, बहुत अच्छी बात बताई है। विनय भाई, आप तो घूम घूम के बहुत नाटक, बहुत शो करते हैं। दर्शकों में आपको फर्क नजर आता ही है। आपको ये जो दर्शकों का फर्क है, जी। कोई ऐसा किस्सा आपको याद हो जहां आपको लगा कि ये दर्शक एकदम अलग थी, या कुछ दर्शकों से आपको जो मिला वो कुछ अलग किस्म का था? कोई ऐसा हाँ, कोई ये तो किस्सा जहन में हो? जी, ये तो कमोबेश हर शो में ही होता है। अब मान लीजिए जी, आपने एक नाटक के 3 शो किए लगातार बैक टू बैक, जी, तो आप गौर करेंगे कि हर 3 शो में आपको जो ऑडियंस रहेगी वो बिल्कुल एक-दूसरे से अलहदा रहेगी। जी। एक जगह आपको रिस्पॉन्स मिला पहले दिन, ऑडियंस ने बहुत तारीफ की उस सिचुएशन की, और आपने समझ लिया कि अगले दिन भी आपको ऑडियंस वहाँ रिस्पॉन्ड करेगी, और आप उस पॉइंट पर पहुंचते-पहुंचते इतने तैयार हो रहे हैं कि ऑडियंस का अब आएगा रिएक्शन, और ऑडियंस का रिएक्शन बिल्कुल मतलब समझिए टाएँ टाएँ फिस। कोई कुछ नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, और आपको कैरेक्टर में रहते हुए सोचना पड़ता है कि भैया क्या गलती हो गई। एकदम सही कहा आपने, एकदम सही कहा आपने। फिर आप सोचते हैं कि नहीं नहीं चलो, मेरा काम तो ये नहीं, ये सोचना नहीं है कि किसको क्या पसंद आया, मुझे तो अपना काम करना है, मुझे अपना काम अपना रोल ईमानदारी से करना है। भैया किसी को पसंद आए या ना आए मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं अपना काम ईमानदारी से करूँ। जी, तो ये जी। अक्सर होता रहता है। तो एक वाकया मुझे अ, याद आ रहा है, जब राही का शो हम लंदन में कर रहे थे। अच्छा, जी। और लंदन में जहाँ हम कर रहे थे, तो वहाँ पर स्मोकिंग अलाउड नहीं थी, और जैसा कि आपने देखा कि राही साहब चेन स्मोकर थे,
मैं सिगरेट पीता नहीं हूँ, लेकिन रोल के लिए ज़रूरी था कि मुझे सिगरेट पीना पड़ता। और वहाँ उन्होंने कहा कि भई सिगरेट तो आप यहाँ पी नहीं सकते भैया, ये पॉसिबल नहीं है और बिना सिगरेट के तो राही साहब अधूरे हैं। जी। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट तो राही साहब के ज़माने में था नहीं, अगर रहा भी होगा तो उन्होंने इस्तेमाल किया ही नहीं, तो फिर उसको पात्र के साथ नाइंसाफ़ी करना कोई मतलब नहीं है। जी। और तो फिर ये तय हुआ कि मैं सिगरेट सिर्फ़ हाथ में रखूँगा और सुलगाने का अभिनय करूँगा और फिर कश लूँगा, माइम करूँगा हाथ सिगरेट में लेके और धुआँ उड़ाऊँगा और बिल्कुल बात वैसे ही करूँगा बिना किसी कैरेक्टर में लोच-लपट लाए। उसको सिगरेट फूँक करके डायलॉग बोल दूँगा। अब ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप जी। ज़हन में आपके ये होता है कि मैंने धुआँ लिया है और धुआँ मैं छोड़ूँगा और फिर डायलॉग बोलूँगा। अब जब अभिनय कर रहे होते हैं तो फिर एक तो आपकी वो सिस्टम में आ जाता है जब आप कर रहे होते हैं। बिना प्रैक्टिस धुएँ के दौरान। सिगरेट बिना धुएँ के आपने सिगरेट पी लिया। अब शो जब खत्म हुआ तो और बहुत सारे उसमें हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी लोग ही थे, जो शो देखने आए थे। तो ज़ाहिर है उनका कनेक्ट बहुत अच्छा रहा ज़बान के साथ, राही साहब की शख्सियत के साथ और राही साहब का जो माहौल रहा, पानदान और दालान और दीवान खाना और सारी चीज़ें। तो शो के बाद एक बुज़ुर्ग साहब ऑडियंस में जो बैठे थे, उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर सैयद हूँ और मैं अलीगढ़ में राही का क्लासमेट था क्या और बात! आप पान बिल्कुल राही की तरह खा रहे थे और सिगरेट बिल्कुल राही की तरह पी रहे थे, जबकि मैंने सिगरेट पी नहीं। सिगरेट मैंने हुँ, सुलगाई नहीं, सिगरेट सुलगा ही बहुत। नहीं। तो ये जो सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट आपका जब हो जाता है, जब ऑडियंस को आप ऑडियंस तक नहीं जाते हैं। आपका काम ये होता है कि ऑडियंस को आप स्टेज पर लाएँ, वो आपके हुँ, अतराफ बैठकर आपको सुने। बहुत बढ़िया। ये ये मैजिक होती है परफॉर्मेंस की और जी, ये मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ या कोई कोई एक्टर भी बहुत बड़ा काम नहीं करता ये करके, कोई एहसान नहीं कर रहा है किसी पे। ये तो जी, उसका काम है, ये उसका कर्तव्य है, जी, उसका फर्ज़ है। बिल जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जी, जी, मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि विनय साहब थिएटर के साथ-साथ फ़िल्मों में भी काम करते हैं। इन्होंने हिंदी फ़िल्मों में काम किया है, तेलुगु फ़िल्मों में काम किया है। शॉर्ट फ़िल्म में भी इन्होंने काम किया और एक वेब सीरीज़ बहुत इसका हंगामा हुआ था। इसके 2 शायद 2 हिस्से आ चुके हैं। अम, सेक्रेड गेम्स इसमें भी विनय भाई ने काम किया है। तो विनय भाई जी, ज़ाहिर-सी बात है ये हम सब जानते हैं कि थिएटर की एक्टिंग और फ़िल्म की एक्टिंग में तो क्या ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। लेकिन जी, और मैं आपको देखकर और आपसे चूँकि मैं मुलाकात है, आपको जानती मैं ये यकीन आपसे पूछे बगैर मैं ये दर्शकों को बता सकती हूँ कि आपको थिएटर की एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा आता है। फ़िल्मों में काम करना एक अलग शौक है, वो अलग बात है। लेकिन आप दोनों का फ़र्क फिर भी अपनी तरफ से बताएँ। जी, जी। दर्शकों से लेकर आपका अपना अनुभव, आपके अपने काम, अपना अभिनय का जो सैटिस्फैक्शन है, वो जी, बताएँ। जी, जी, जी। देखिए थिएटर करने में जो आनंद या जो मसर्रत आपको मिलती है या जो आज़ादी थिएटर आपको देती है हुँ, सोचने की जो आज़ादी आपको थिएटर देती है, वो सिनेमा आपको नहीं देती। जी। और थिएटर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि थिएटर एक टीम वर्क है। सिनेमा भी टीम वर्क है, लेकिन थिएटर टीम वर्क ऐसे है कि जब आप रिहर्सल कर रहे होते हैं, तो सारी टीम आपके साथ होती है वहाँ पर। आपके सारे एक्टर होते हैं, ये कम से कम मेरा प्रोसेस ये रहा है, कि चाहे आपका रोल छोटा हो या बड़ा हो, अगर रिहर्सल हो रही हो, तो सारे एक्टरों को रिहर्सल में मौजूद होना चाहिए। और जी, जो बैक स्टेज के लोग होते हैं, उनको भी रिहर्सल में होना चाहिए। और सबसे पहला नियम ये है हमारे पास पाबंदी समय वक़्त की पाबंदी के साथ-साथ ये कि सारे लोगों को जो उस ड्रामे के साथ जुड़े हैं, उस पर्टिकुलर ड्रामे के नाटक के साथ जुड़े हैं, उनको सारी स्क्रिप्ट उनको सारी स्क्रिप्ट पहले हुर्फ से लेकर के आखिरी फुल स्टॉप तक उनको पूरी स्क्रिप्ट याद होनी चाहिए।
हम्म। ये नहीं कि मैंने अपने लाइन याद कर लिए, भैया तुम्हारा क्यों आएगा तो मैं बोलूंगा, नहीं। नहीं, ये फ्रीडम आपको सिनेमा नहीं देता। सिनेमा में आपको कभी कभी सीन आपके भेजे जाते हैं पहले, कभी कभी आपको सीन वहां शॉट से पहले दिया जाता है, सीन शूट होने से पहले आपको दिया जाता है, तो आपको वहां एडजस्ट करना पड़ता है। वहां पर आपके जो साथ जो एक्टर है वो बिल्कुल नया होता है, जिनको जिंदगी में पहली बार आप देख रहे हैं। उनके साथ या तो आपको उनका भाई बनना है, या बाप बनना है, या बेटा बनना है, या पति बनना है, या पत्नी बनना है। तो ये रिलेशनशिप आपको इंस्टेंटली वहां पर एस्टेब्लिश करना पड़ता है। थिएटर में क्या होता है कि हम बिरयानी बनाते हैं, जो बहुत धीरे 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 दम जिसको दे करके हम और बाद में जिसको तह देकर देख, हम उसका चारों तरफ आटा लपेट कर। जी आटा लपेट करके उसको फिर जब खोलते हैं तो उसको जो खुशबू है और उसका जो स्वाद है, वो कुछ बात अलग ही होती है, और जो सारे लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं। जी जी। जबकि सिनेमा आपको ये आजादी नहीं देता। सिनेमा में काम करने का एक अलग मजा है। वो मजा सिर्फ इतना है कि आप कैमरा के सामने गए और बहुत से लोगों ने आपकी तस्वीरें खींची, और चूंकि सिनेमा की पहुंच बहुत ज्यादा है, वहां आपकी मकबूलियत भी जल्दी से बढ़ जाती है। थिएटर में होता यह है कि भाई आपने एक नाटक किया, एक वक्त पर एक नाटक आप कर सकते हैं एक ही जगह पर। एक सिनेमा में आपने काम किया तो उसके 10, 12, 15 हजार प्रिंट आप छाप दीजिए, टेलीविजन पर छोड़ दिए, करोड़ों लोग एक साथ देखेंगे। तो ये लालच होता है सिनेमा में काम करने का। लेकिन जी जहां तक काम करने का सवाल होता है, थिएटर एक इंसानी मीडियम है, ह्यूमन ह्यूमन मीडियम है, जबकि सिनेमा एक टेक्निकल मीडियम है। वहां पर जी। टेक्नोलॉजी ज्यादा काम करती है। वहां पर लाइट, सर आपको ये लाइट आ रही है, आप बस ये लाइट से आपको बिल्कुल हटना हिलना डुलना नहीं है। आपको गर्दन बिल्कुल ऐसे ही करनी है, क्योंकि कैमरा इतना टाइट है आपके कि आप इतना हटेंगे तो आपका कान कट जाएगा। हम्म। तो जी। इस दायरे में आपको काम करना पड़ता है। और हमने देखा है कि जो फिल्मों से जुड़े हैं या टीवी सीरियलों से जुड़े हैं, उनको जी। एक बेनिफिट मिलता है जब वो थिएटर में आते हैं। तो लोग थिएटर में शायद थिएटर देखने की ख्वाहिश कम रह जाती है, वो उस अभिनेता को देखने जाते हैं जिसे वो फिल्म में बड़े पर्दे में या छोटे पर्दे में देख रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल, एक फायदा मिलता है जिसकी वजह से आपको दर्शक थिएटर में ज्यादा मिल जाते हैं। वो जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फ्लिप साइड ऑफ थिएटर, वो कह सकते हैं आप उसको। और जी उसमें कोई कोई खबात नहीं है, वो कर सकते हैं, हर एक को आजादी है अपने हिसाब से काम करने का। तो थिएटर जी में, सिनेमा में जब उसने शोहरत कमा ली और थिएटर कर रहा है, तो ठीक है, चलो थिएटर का फायदा हो रहा है तो कोई भी कर ले, क्या फर्क पड़ना है। जी। ये बताइए, पूरी दुनिया में उपभोक्तावाद जी। यानी कंज्यूमराइजेशन का कल्चर बहुत बड़ा है। जी। क्या थिएटर इसे संभाल सकता है? फिल्में तो इसी के बलबूते पे चल रही हैं। थिएटर इस देखिए कंज्यूमरवाद जो है, थिएटर को कितना नुकसान पहुंच रहा है इससे? देखिए माँ तो माँ होती है ना, चाहे पत्नी आ जाए, चाहे प्रेमिका आ जाए, चाहे कुछ आ जाए, माँ तो हम्म। माँ होती है, और माँ का दर्जा कोई नहीं ले सकता। चाहे इधर जितने सारे आपके रिलेशनशिप बनते जाएं, बिगड़ते जाएं, लेकिन ये जो रिश्ता आपका है अपनी माँ के साथ, जो अम्बिलिकल कॉर्ड, जो आपका लगाव है उधर उस चीज के साथ, वो कभी नहीं बदल सकता। तो थिएटर, मैं मानता हूं कि एक माँ का भाव देता है एक कलाकार को, एक एक्टर को, और वो रिश्ता कभी बदल नहीं सकता। तो कंज्यूमरिज्म कभी थिएटर को निगल नहीं सकता, क्योंकि हजारों वर्षों से जो परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को आज तक किसी ने नहीं तोड़ा। अब देखिए सिनेमा आया, सिनेमा में कलर आया, फिर टेलीविजन आया, टेलीविजन में कलर आया, फिर उसमें अलग अलग चैनल आ गए, हजारों सैकड़ों चैनल आ गए, वीडियो मैं फिल्में आ गई। आपको मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहती हूँ कि अ, क्या वजह है कि बड़ी-बड़ी स्कूलों से जी। निकलने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो 3 साल, 4 साल का जो पूरा का पूरा कोर्स करते हैं, वो वापस थिएटर की तरफ ना आकर फ़िल्मों की तरफ ही भागते हैं? देखिए इसमें एक चीज हमको, माशियात माशियात का हमको बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जी, थिएटर थिएटर जी, तो दाल रोटी आपको देगी नहीं। थिएटर एक फूड फॉर द सोल जिसको हम कहते हैं,
वहां तक ठीक है, लेकिन ईमानदारी थिएटर के साथ करना, सिनेमा करते हुए, ये बहुत कम लोग करते हैं। और मैं समझता हूँ कि थिएटर को बनाए रखने का तरीका यही है कि आप सिनेमा ज़रूर कीजिए, लेकिन थिएटर के साथ नाइंसाफ़ी, या मैं तो गद्दारी जैसा वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, लेकिन थिएटर के साथ वो मत कीजिए, जी, जो आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में। तो जहाँ जी, आपकी जो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी की जो बात होती है ना, वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट करती है आपके थिएटर के एटीट्यूड में। ऐसे बहुत कम बिरला अभिनेता होते हैं जो थिएटर के लिए सिनेमा छोड़ते हैं। और मुझे ये कहते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैंने कुछ फ़िल्में अपने थिएटर की कमिटमेंट की वजह से मैंने छोड़ दी हैं। और बहुत सुंदर। मुझे बिल्कुल मलाल उस बात का नहीं है, क्योंकि मैंने ईमानदारी अपने साथ की है, अपने क्राफ्ट के साथ की है, उस चीज़ के साथ की है कि जिसकी बदौलत मैं आज आपके सामने खड़ा होकर रूबरू हो रहा हूँ। जी। विनय वर्मा अपने आप को सबसे पहले निर्देशक मानता है या एक अभिनेता? मैं तो कभी निर्देशक बनना ही नहीं चाहता था। मुझे बड़ा डर लगता था लोगों को डायरेक्ट करते हुए देख कर के, बाप रे! अब देखो ये, इसको भी सँभालो, उसकी एंट्री देखो, इसके पैरों को देखो, वो कहाँ जा रहा है देखो। मैं बोला भाई मैं एक्टर हूँ, मुझे करने दो जो करना है, मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, मैं तो नज़दीक भी नहीं जाऊँगा डायरेक्शन के, क्योंकि बड़ा कठिन काम मुझे मालूम होता था। और एक्टर्स की फितरत आप जानते हैं ना कि उनको लगता है कि जब वो स्टेज पे हों तो मेरे जैसा कोई है ही नहीं, तो जी, आई एम जी। देयर। तो ये एटीट्यूड एक्टर्स का होता है। मैंने लिखा था अपने एक आर्टिकल में कि जब मैं मंच पर होती हूँ, तो मैं मंच की रानी होती हूँ। ज़ाहिर है, होना भी चाहिए। तो ये माइंडसेट जो होता है, तो फिर जब मुझे डायरेक्शन करने का मौका मिला, तुम तो मेरा नज़रिया एक बदल गया। एक नज़रिया मेरा पूरी तरह से बदल गया कि विज़न क्या होता है, मैंने जानना सीखा। विज़न होता है सिर्फ़ डायरेक्टर के पास। एक्टर के जी, पास विज़न नहीं होता है। एक्टर के पास सिर्फ़ सिर्फ़ उसकी लाइन होती है, उसका साथी कलाकार होता है, उसकी अपनी स्पेस होती है। अपनी स्पेस। लेकिन लेकिन डायरेक्टर वो होता है जो सारा नाटक अपने सामने देख रहा होता है। उसको पता है कि तोले माशे का फ़र्क जिसको कहते हैं, एक्टर में तोले माशे का फ़र्क किस तरह से लाए, वो एक डायरेक्टर ही समझ सकता है। और एक चीज़ और मेरी समझ में ये आई कि जब तक कि एक्टर फर्माबरदार नहीं होता थिएटर में या बहुत बल्कि सही। कहीं भी, ओबीडिएंट नहीं होता है, अपने 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 क्राफ्ट के आगे झुकता नहीं है, अपने स्क्रिप्ट के आगे झुकता नहीं है, अपने डायरेक्टर की सुनता नहीं है, वो एक्टर नहीं बन सकता। जी, क्योंकि थिएटर के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब पर्दा उठता है, तो डायरेक्टर खत्म हो जाता है। बहुत सही कहा आपने। वहाँ डायरेक्टर नहीं होता। आपने महीनों एक्टर्स को रगड़ा, उनके साथ मेहनत की, उनको बताया कि भैया ये रिस्पॉन्स गलत है, आप ये इतना मत जाइए या इतना मत कीजिए, सिर्फ इतना कीजिए। और स्टेज पर जाने के बाद होता ये है कि कई एक्टर्स, वो कहते हैं ना, दे गेट कैरिड अवे बाय द एटमॉस्फेयर, जी, 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 या जी, जी, या जी। प्लेइंग टू द गैलरीज़ वाली जो बात आ जाती है ज़हन में जब करते हैं, तो वो फिर ये हो खतरनाक। जाता है। हाँ, बहुत खतरनाक होता है। तो वहाँ जो एक्टर की ईमानदारी है, जो व्यक्तित्व है उसका कि मैं अंदर बिल्कुल, गहरे से कितना ईमानदार हूँ अपने क्राफ्ट के प्रति, ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी है। जब तक कि ये नहीं सोचता है, सोचता क्या, अरे उसने तो वहाँ करा दिया यार, मैं स्टेज पर जाकर कुछ भी करूँ, तालियाँ तो मैं ही बटोरूँगा ना। सही, जब सही। ये ज़हन में आता है, तो फिर थिएटर की जो आत्मा है, वो खत्म होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। विनय भाई, जी, इतने लंबे अरसे का तजुर्बा आपके पास, बहुत सी घटनाएँ भी आपके साथ घटी होंगी। जी, कुछ नापसंद वाली घटनाएँ भी घटी होंगी। कुछ ऐसी घटनाएँ घटी होंगी जिसने आपको तकलीफ पहुँचाई हो, थिएटर की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ़ थिएटर में, कि उससे आपको जी। तकलीफ। मैं चाहती हूँ कि कोई एक आध किस्सा आप अपनी तकलीफ वाला भी साझा करें यहाँ पर। अच्छी बात है सब जानते हैं और हम जो बहुत सब कुछ जी, कर लेते हैं, तो वो नाम लोगों को नज़र आता है। जी, जी, जी। लेकिन पीड़ा, वो बड़ी ख़ास अपनी हो जाती है। वो भी मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक जानें। आप अपनी पीड़ा को साझा करें यहाँ पर।
अपना दुख, अपना देखिए, दर्द। एज ए थिएटर आर्टिस्ट या एज कलाकार, या मान लीजिए जो भी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट आप बनना चाहते हैं, वहां पर आपकी व्यक्तिगत सोच, आप आपका मजहब, आपका दीन, आपका धर्म, या आपकी सोच, या आपका परिवार, या आपका जो समाज में अस्तित्व है, ओहदा है, ये सारी चीजें बेमानी होनी चाहिए। ये सारी चीजें बेमानी होनी चाहिए। जो मेरी सोच है, या जो मेरी राजनीतिक या सियासी सोच है, वो मेरी अपनी है। लेकिन जब मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं और वो मुझे पसंद आती है, हालांकि वो मेरी सोच के बरखिलाफ हो, लेकिन स्क्रिप्ट मुझे पसंद है, तो मुझे वो स्क्रिप्ट करनी चाहिए। वहां पर मेरा या तुम्हारा या उनकी सियासी सोच नहीं आनी चाहिए। तो एक नाटक जब हमने किया था जिसका नाम था एग्नेस ऑफ गॉड, ये जॉन पाइलमायर हैं, ब्रिटेन इंग्लैंड के राइटर हैं, एग्नेस ऑफ गॉड। और इस पर ये भी मैं पिछले 30 साल से सोच रहा था नाटक करने की, 25 साल से, एग्नेस ऑफ गॉड। क्योंकि इसकी फिल्म मैंने देखी थी जिसमें जैन फोंडा थी, और जब मैंने टाइटल्स देखे तो मुझे समझ में आया कि ये जो फिल्म बनी है ये एक नाटक पर आधारित है। और कई साल बाद जब सोच में परिपक्वता आने लगी तो वो स्क्रिप्ट पढ़ी, उसकी परमिशन ली। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जब भी नाटक हम शुरू करते हैं तो एथिकल या जो उसूल हमारे होने चाहिए वो ये हैं कि जो राइटर है उनसे परमिशन बाकायदा ली जाए, बिल्कुल बिल्कुल रिटन परमिशन ली जाए। जी। तो जब एग्नेस ऑफ गॉड हमने शुरू किया, पोस्टर उसके बनने शुरू हुए, और सोशल मीडिया पर जब पोस्टर गए तो हैदराबाद से और बम्बई से कई लोगों ने मुझे धमकाना शुरू किया कि आप ये काम क्या कर रहे हैं, आप किसी दीन को लेकर के क्यों उसको बदनाम करना चाहते हैं। तो मैंने पूछा, भाई साहब आपने तो नाटक देखा नहीं? नहीं नहीं, हमने देखा नहीं, हमने पढ़ा भी नहीं, लेकिन ये पोस्टर देख रहे हैं ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। ये पोस्टर ऑब्जेक्शनेबल होगा आपके लिए, हर एक के लिए तो पोस्टर हमने बनाया नहीं है। जो नाटक का मौजू है उसके हिसाब से हमने पोस्टर बनाया है। नाटक आप देखिए, यदि आपको उसमें कुछ आपत्तिजनक लगता है तो फिर उस पर बात की जा सकती है, क्योंकि स्क्रिप्ट जैसी है हूबहू उसको हम पेश करना चाहते हैं। उसमें कोई किसी एक पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी या रिलीजन या व्यक्ति की तरफ कोई किसी तरह का ना कुठाराघात है, ना कोई किसी तरह की उंगली उठाई जा रही है। तो काफी इन्होंने कंप्लेंट किया, फिर पुलिस में भी इन्होंने रिपोर्ट की, फिर यहाँ के कमिश्नर बुलाए, फिर उन्होंने शो रुकवा दिया बाकायदा। फिर बंबई में भी उन दिनों यही शो हो रहा था, तो बंबई की पुलिस ने वहां के लोगों को प्रोटेक्शन दी, और उस पुलिस के जेर क़यादत वो शो वहां पर हुआ। फिर यहाँ के कमिश्नर ने वहां के कमिश्नर को फोन करके पूछा कि क्या ये सच है कि आपने परमिशन दिया है। जब उन्होंने कहा कि सर हमने परमिशन ही नहीं दी बल्कि हमने इनको प्रोटेक्शन भी दिया है, तब जाकर यहाँ के लोगों ने सारे प्रोटेस्ट के बावजूद इन्होंने कहा कि ठीक है, शो कीजिएगा, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो सिस्टम भी आपकी समझता है। हाँ, और ये सोचिएगा कि नाटक के 4 दिन 5 दिन पहले एक बिरला वाले जो है ना, जिनका ऑडिटोरियम और स्कूल भी है, हमें गरियाहाट में शायद है वहां पर, उनका भी यहाँ पर उनकी भी एक संस्था है। तो शो से 4 दिन पहले उन्होंने शो कैंसिल किया, जबकि हमारी सारी पब्लिसिटी हो चुकी है, अखबार में नोटिफिकेशंस आ गई हैं, और वो कहते हैं कि सर आपका पैसा भी वापस हो जाएगा, हम शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको बहुत धमकियां मिल रही हैं। हमारे कलकत्ता के ऑफिस ने कहा है कि शो कैंसिल करवाओ। मैंने बोला भाई मैं जाऊं कहां? तो हमारे यहाँ एक छोटी सी जगह है लामकान, मुख्तसर सी जगह है जहाँ 100-125 लोग बैठकर ओपन एयर में परफॉर्मिंग स्पेस टाइप है, जहाँ नाटक भी होते हैं, गाना बजाना भी होता है, कई चीजें होती हैं। तो उनके ट्रस्ट मेंबर से अशर फरहान से मैंने बात की। फरहान ने कहा कि जगह तो बुक्ड है दोनों दिन, सैटरडे और संडे, लेकिन मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है।
तो उन्होंने वहां बात की और देखा कि बुक्ड है, लेकिन उन्होंने सारे प्रोग्राम्स कैंसिल करवाए, क्योंकि उनको पता था कि ये अगेंस्ट लॉ है या अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसको हम कहते हैं, हमारी बोलने की आजादी के खिलाफ है। उन्होंने हमारा साथ दिया, 2 दिन शो वहां करवाए, पुलिस का बंदोबस्त, सारा बंदोबस्त वहां पर था, लोग प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर खड़े थे। लेकिन मेरे जो 3 एक्टर हैं, तीनों महिलाएं, वो एक वो शेरनियों की तरह डटे रहे स्टेज पर। जब बाहर शो हो रहा था तो इन्होंने पलक नहीं झपकी, और सारा शो हाउसफुल, मतलब छोटी सी जगह में लोग ऐसे तिल रखने की जगह नहीं, इतने लोग थे। और बाद में लोगों को यही लगा कि ये महिलाएं, मतलब इतना शोर शराबा बाहर हो रहा है, लेकिन ये पूरी तरह मुब्तला हैं अपने कैरेक्टर में। बहुत तो अच्छी ये, बात जी, ये जो है। आपके जहन पर बोझ जो होता है ना शो शुरू होने से पहले, जी, क्योंकि ये सिनेमा नहीं है, ये थिएटर है, आप डायरेक्शन भी संभालते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालते हैं, सही आप बात है। पब्लिसिटी भी लेकिन संभालते हैं, मुझे आपको आपकी सारी, बात सुन के लग रहा है कि इस संघर्ष ने आपको और मजबूत बनाया। जाहिर सी बात। जी, और इसमें बहुत से लोगों का आपकी साथ है। मजबूती के कारण आपकी मजबूती के कारण आपको कई अवार्ड्स दिए गए हैं थिएटर की दुनिया में। अ, आप उस अवार्ड्स के बारे में थोड़ा-सा बताएँ? आपको राइमास के लिए मिला है अवार्ड, आपको नेशनल फिल्म अवार्ड भी आपको, आप उसके लिए नॉमिनेट किए गए, जी रक्तबीज जी के लिए भी आपको अवार्ड मिला। जी जी। जी, तो ये मैं जब नाटक करता हूँ तो मैं किसी अवार्ड को पाने की जुस्तजू में या उसकी लालच में बिल्कुल नहीं। कोई नहीं करता, लेकिन वो एक दर्शकों का एक प्रेम होता है, स्नेह होता है, मोहब्बत होती है, जो वो इस ज़रिए वो मोहब्बत अपनी दिखाती है कि हम आपको जी खास मानते हैं। जी जी, वो एक आदमी का काम नहीं होता ना थिएटर, जब वो आपके सामने स्क्रिप्ट जो होती है, जो मेन रिसोर्स मटेरियल है, उस जी, रिसोर्स मटेरियल को आप लोगों तक किस तरह पहुंचा रहे हैं, शायद वही अवार्ड का बायस है। एक जी, एक्टर तो एक जरिया होता है, एक्टर तो एक जरिया होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अ, हमारा वक़्त हो चला है जाते-जाते। आपके साथ गुफ्तगू करने में समय का पता ही नहीं चला मेरे भाई। बहुत मज़ेदार आपके साथ बातचीत हो रही थी। मुझे उम्मीद है कि रंगरस थिएटर मैगज़ीन के प्लेटफ़ॉर्म पर जो लोग विनय भाई के साथ इस गुफ्तगू को देख रहे हैं, वो बहुत मज़ा ले, उन्हें बहुत सी चीज़ें नई भी समझने में आई होंगी और एक जी जी एक आनंद की अनुभूति हुई होगी। जाते-जाते आपके साथ आपसे एक आखिरी प्रश्न है। आपके नज़रिए में ये इस कोरोना काल को हम छोड़ दें, क्योंकि जी। ये स्थिति हमेशा के लिए नहीं है, इसलिए कोरोना पर बेस करके मैं आपसे कोई सवाल नहीं कर रही। मैं सिर्फ छोटा-सा सवाल जानना चाहती हूँ, थिएटर का मुस्तकबिल क्या है? थिएटर का मुस्तकबिल बड़ा उजला है, बड़ा उज्जवल है। थिएटर की रोशनी, मशाल, थिएटर की मशाल जलती रहेगी, थिएटर की मशाल कोई बुझा नहीं सकता। एक से दूसरे को मशाल जाती है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम नहीं है थिएटर, ये मशाल जलने वाली चीज़ है जिसको लगातार लोग जलाए जाते हैं, और ये हमेशा रोशन रहेगी। बहुत अच्छी बात विनय भाई आपने कही। मुझे हमारे साथ जुड़े लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें आपको आज एक लेसन के तौर पर, आपने क्लास के तौर पर आपको ये चीज़ें मिली हैं, क्योंकि किसी के तजुर्बे आपके लिए पूरा लेसन होते हैं, पूरी किताब होती है। तो आज हमने एक और नई किताब पढ़ी, विनय वर्मा, किताब का नाम है, जिसे अरे हमने वाह! आज पढ़ा, हमने सुना, बहुत उनकी ज़ुबानी सुनी। विनय भाई, आपका पूरे लिटिल थिएस्पियन और रंगरस थिएटर मैगज़ीन की ओर से बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बहुत समय दिया। बहुत धन्यवाद उमा और अज़हर, मेरे छोटे भाई। जी, हमारी मुलाकातें होती रहेंगी, और जी। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्लेटफ़ॉर्म दिया अपने ख़यालात का इज़हार करने। जी, और हो सकता है कि कई बातें छूट गई हों, कई बातें लोगों की समझ में नहीं जी, आई ये लेकिन सारी की सारी नहीं, कुछ छूटी होंगी ज़रूर, क्यों ज़रूर। मेरे पास एक एक मैसेज आया था कि आपसे जी, मैं इसका ज़िक्र ज़रूर करूँ कि आप तो उर्दू अफ़सानों को लेके लगातार काम कर रहे हैं। जी। तो जाते-जाते थोड़ा-सा इस पे भी रोशनी डाल दें, क्योंकि हमारे रंगरस जो कि उर्दू की थिएटर मैगज़ीन है,
जी। मुझे लगता है कि उन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि आप, चूँकि आपने उर्दू पे बहुत काम किया, चाहे वो राही मासूम हो, आप मंटो हो, इस्मत आपा हो, बहुत काम किया है। बिरजिस कदर है। उर्दू अफ़सानों को लेकर आप एक जो पूरी आपने एक कड़ी श्रृंखला आपने जारी रखी है, वो आप बस छोटे से मुझे जल्दी से बता दें। जी, ये ऐसा है कि मैं उर्दू और हिंदी को 2 अलग ज़बान नहीं मानता हूँ। बिल्कुल। जी, फ़र्क यही है कि उर्दू जो है वो अ अ, एक कल्चर का नाम है। जी, मैं तो वो एक ज़बान नहीं बल्कि एक कल्चर है। तो जी। जो कल्चर उर्दू ज़बान देती है, उसकी एक अपनी एक अलग मिठास फ़ासत है। और जी, और उसमें जो नफ़ासत है अ, और उसमें जो लोच-लचक है जी। अ, ये मैं नहीं कहूँगा कि हिंदी में नहीं है, लेकिन हिंदी की अपनी खूबसूरती अपनी जगह है ये अलग है, हर और ज़बान की खूबसूरती जी, है। हाँ, जी। तो उर्दू मोर लाइक अंग्रेज़ी एक पॉपुलर ज़बान है, क्योंकि पॉपुलर ज़ उर्दू में काफ़ी सारे ज़बानों का अमाल्गमेशन है, मेल-जोल है, तो वो ज़बान थोड़ी-सी पॉपुलर हो जाती है। जबकि हिंदी हम कहेंगे, खड़ी बोली हम कहेंगे, तो खड़ी बोली तो खड़ी की खड़ी रह गई और जी, सारी बाकी सारी ज़बानें आगे निकल गई। तो जी, हिंदी को अपने उस सोच से थोड़ा बाहर निकल के अपने दिमाग की खिड़कियों को और दरवाज़ों को थोड़ा-सा विस्तार थोड़ा वाज़े करना पड़ेगा और समावेश करना पड़ेगा नए शब्दों को ताकि भाषा को और ज़्यादा मकबूल बनाया जाए, उनको पॉपुलराइज़ किया जाए। इस इस बात को लेकर 2 छोटे-छोटे वाक़यात मैं आपको बयान करता हूँ, बहुत छोटे से। जी, जी, जी। आपने फ़िल्म डायरेक्टर नासिर हुसैन का नाम सुना होगा। जी, सबसे मशहूर फ़िल्म उनकी यादों की बारात रही। जी, 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 जी। आप देखेंगे कि उनकी फ़िल्मों में सारे पात्र हिंदू होते हैं, वो मंदिर भी दिखाते हैं, पूजा-पाठ भी दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। लेकिन नासिर हुसैन साहब का जो सेंसर सर्टिफ़िकेट होता था ना, वो सेंसर जी, सर्टिफ़िकेट वो लैंग्वेज की जगह उर्दू लिखते थे, उर्दू जी, लिखवाते थे, हिंदी कभी नहीं लिखाई उन्होंने, जी, हिंदी कभी नहीं लिखाई। तो एक सोच देखिए कि हिंदी और उर्दू अलग नहीं है, आप उर्दू भी लिखेंगे तो वो हिंदी के बराबर ही है। और जी, दिलीप कुमार साहब का एक किस्सा है जब किसी फ़िल्म की शूटिंग वो मद्रास में कर रहे थे जब वहाँ बलवे हो रहे थे एंटी हिंदी जो एजिटेशन हो रहा था, उसको लेकर के कोई हिंदी फ़िल्म की शूट हो रही थी। तो जब दंगाइयों को पता चला कि यहाँ हिंदी फ़िल्म की शूट हो रही है तो वो गए और सारी जगह तोड़-फोड़ की। उस होटल में गए जहाँ एक्टर्स थे और सबके दरवाज़ों पर नॉक किया, दरवाज़े खोले और स्क्रिप्ट ली। तो देखा कि हिंदी में है, स्क्रिप्ट पे डांबर पोत दिया और स्क्रिप्ट को फाड़ दिया। तो दिलीप कुमार साहब के बताया जाता है कि वो दिलीप कुमार साहब के कमरे पे उन्होंने नॉक किया, दरवाज़ा खोला, तो उन्होंने कहा कि आप हिंदी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, दिखाइए हम मेरे को हिंदी पसंद नहीं। तो दिलीप कुमार साहब ने उर्दू की स्क्रिप्ट दिखाई और कहा, "मैं हिंदी नहीं, मैं तो उर्दू पढ़ रहा हूँ।" जी। हालाँकि वही फ़िल्म के डायलॉग वो लोग हिंदी स्क्रिप्ट में पढ़ रहे थे और आप उर्दू स्क्रिप्ट में पढ़ रहे थे। तो ये हिंदी को लेकर जो सोच है लोगों के ज़हन में, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी, जी, जी। आपके साथ आज की बातचीत बहुत शानदार रही और आप सब ने, हमारे दर्शकों ने इसका लुत्फ़ उठाया। तो अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपका एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया विनय भाई, आपके साथ एक शानदार शाम बिताई हमने। बहुत आप मुझे बहुत अच्छा लगा दर्शकों आपसे से बात भी करके। इजाज़त चाहती हूँ मैं। शब्बा ख़ैर। थैंक यू। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। शुक्रिया सभी का। जी।